हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया चल रही होगी। एग्जाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। तो एग्जाम को अच्छे से तैयारी करने के लिए हम लोग एक और वीडियो लेकर के आ गए हैं सोशल साइंस का। इसमें 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए सवाल है। तो हम लोग इसको बारी बारी से सोल्व करेंगे। आपको करना क्या है, एज अ टेस्ट की तरह आप इसको लीजिए। जब मैं क्वेश्चंस पढ़ूं तो आप लोगों को बताना है उसका सही उत्तर क्या है ना, टिक करते हुए जाना है। और आखिरी में आपको पता चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, मैं सभी का कमेंट पढ़ने वाला हूं। राइट, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, है ना। वेन डिड द फर्स्ट रिबेलियन टेक प्लेस इन फ्रांस। तो यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको पीला कर लेता हूं। हाँ, कि फ्रांस में जो क्रांति का जो युग कहा जाता है वो कब हुआ था भाई। 1830 से 1830 से स्टार्ट हुआ था और 1845 इसके बीच है ना। बोला जाता है फ्रांस में क्या है, एक तरीके से क्रांतियों का युग, है ना। तो भाई यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भाई 1830 सिर्फ एक ही जगह है, ये ऑप्शन नंबर 1, है ना। तो अगर क्या होता, अगर और भी जगह पे 1830 रहता तो हमें मंथ भी याद रखने की जरूरत पड़ता। तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रखने की जरूरत है कि 1830 में जब फ्रांस में जो विद्रोह हुआ था, पहला विद्रोह, उसको हम लोग बोलते हैं जुलाई क्रांति, है ना। जुलाई क्रांति। अब जुलाई क्रांति इसको बोलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जुलाई में ही हुआ होगा, यानी कि ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट, है ना। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा जुलाई 1830। तो इसको याद रखना है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं वो वाला क्वेश्चन सभी ज्यादातर लोगों का सही हुआ होगा, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई, किसका विश्वास था। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने के लिए बात है ना, कि इन जितने भी ऑप्शंस है इसमें से एक ऐसा इंसान है जिसका ये मानना था कि भाई जो इंसान है ना, उसका जो प्राकृतिक इकाई है वो राष्ट्र है। यानी कि राष्ट्र जो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ, उसमें यूरोप काफी अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। इटली कई टुकड़ों में बटा हुआ है और जर्मनी कई टुकड़ों में बटा हुआ है। उसी तरीके से बहुत सारे देश बटे हुए थे। तो इसमें से एक इंसान है, उनका मानना था कि भाई इतना अलग अलग टुकड़ों में क्यों बटा है, सभी एक साथ मिल जाए और एक देश बना जाए, है ना। और ये जो देश बनेगा ना वो किस तरीके, एक जातीयता के आधार पर होगा। यानी कि फ्रेंच बोलने वालों का एक देश होगा जो आज फ्रांस के नाम से जानते हैं। जर्मन बोलने वालों का एक देश होगा जिसको जर्मनी बोला जाएगा, है ना। जो इटली भाषा बोलते हैं उसको, उसका एक देश होगा इटली। उसी तरीके से जो इंग्लिश बोलेंगे उसके लिए इंग्लैंड। इस तरीके से अलग अलग भाषा के लिए था। तो इसमें से कौन सा था, नेपोलियन, निकोलस, जुसेपे मैत्सिनी या मेटरनी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है जुसेपे मैत्सिनी। इसका नाम जैसे ही आएगा ना तो आप लोग को दो चीज आप लोग के दिमाग में फटाफट आ जाना चाहिए। एक आना चाहिए यंग इटली, और एक आना चाहिए यंग यूरोप, है ना। क्योंकि इन दोनों जो गुप्त संस्था थे, इसका जो निर्माण है वो इसी ने किया था, जुसेपे मैत्सिनी ने। क्यों? क्योंकि ये चाहता था कि जो इटली है अलग अलग टुकड़ों में बटा वो एक हो जाए। सिर्फ इटली ही क्यों, पूरा यूरोप के लिए ये चाहते थे कि राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर आए। तो ये गुप्त तरीके से काम करता था ये संस्था, है ना, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा करता था। तो इस तरीके से, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए कि लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। किसने किया? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इंस्टिल्ड नेशनल सेंटिमेंट्स अमंग द एजुकेटेड इलीट क्लास थ्रू आउट यूरोप। यानी जो पूरा यूरोप है ना, वहां पर ही राष्ट्रवाद की भावना जो पढ़े लिखे लोग, खास करके जो इलीट क्लास के लोग, है ना, उसके अंदर कैसे आई। कौन सा ऐसा घटना जो उसके अंदर ये सब सबसे ज्यादा आया, है ना।
तो वो कौन सा घटना, नेपोलियन का आक्रमण ये घटना, या यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, या इटली और जर्मनी का एकीकरण, आखिर इसमें से कौन सा घटना है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात है, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, खास करके जो कवि वगैरह थे, वो जो ग्रीस था यानी कि यूनान, जिसको यूनान बोला जा रहा है, वहाँ का जो संस्कृति था ना, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। और यहाँ पर उस समय किसका कब्जा था, उस समय ऑटोमन एम्पायर काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करता था, है ना। ऑटोमन साम्राज्य, है ना, इसको उस्मानिया सल्तनत भी बोला जाता है। ठीक, तो ये काफी ज्यादा उस समय शक्तिशाली हुआ करता था। इसी के अंदर था उस समय यूनान, इसके कंट्रोल में था। अब ये मुसलमानों का एक साम्राज्य था और यहाँ के ज्यादातर लोग क्रिश्चियन, ईसाई। तो यहाँ का जो स्वतंत्रता संग्राम था ना, ये बाकी यूरोप के लोगों को काफी ज्यादा प्रभावित किया, है ना, कि किस तरीके से ये लोग है सो एक मुस्लिम शासन के अंदर रहते हुए भी अपनी संस्कृति का हिफाजत करके रह रहे और उसके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, है ना। अब ये बात अलग है कि यूरोप के देश खुद ही दूसरे देशों को गुलाम बनाए हुए थे, है ना। लेकिन इस तरीके का जो ये जो था ना यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, ये यूरोप के जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित जो लोग हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेरित किया था। उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना अच्छा खासा आया था। ठीक है, अब यूनान के नाम से ना काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बताया मैंने कि ये ऑटोमन साम्राज्य के नाम से था, मतलब अंदर था, है ना। तो इसमें एक और क्वेश्चन ये बनता है कि भाई यूनान को स्वतंत्रता किस संधि के तहत मिली, तो आपको बता देना है ना, कुस्तुनतुनिया की संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत मिली। ओके, तो ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग फटाफट से उत्तर इसका दे दिए होंगे अब तक, है ना। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, या इनमें से सभी। ऑफकोर्स सभी। 1848 है ना, सिर्फ एक देश की बात नहीं हो रही, पूरा यूरोपियन देश, वहां पर काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। वहां पर बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी काफी व्यापक पैमाने पर फैल गए थे। इसलिए वहां के जो मजदूर थे, किसान मजदूर, वो सब क्या कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन एक तरीके से कर रहे थे वहां पे। वहां के अपने अपने निरंकुश राजाओं, समय राजा काफी निरंकुश हुआ करते थे ना, उसको निरंकुश राजा बोला जाता है। उस पर किसी का अंकुश, किसी का कंट्रोल नहीं होता था, जो मर्जी, मेरा शब्द ही मेरा शासन, ऐसा हुआ करता था। तो ये तो बहुत सारे लोगों को सही हुआ होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, खास करके सोशल साइंस के अंदर, जो ना समझ में नहीं आता होगा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आता होगा समझने में। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा टॉपिक है जिसको समझने में आपको सबसे ज़्यादा परेशानी और दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वो कोई सा भी टॉपिक हो सकता है, वो हो सकता है, आई थिंक हो सकता है प्रति व्यक्ति आय हो, वो हो सकता है जीडीपी हो, सकल घरेलू उत्पाद, या हो सकता है वो बेरोजगारी से रिलेटेड हो, है ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी, या फिर हो सकता है वो संसाधन से रिलेटेड हो, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, या अगर इतिहास की बात करें तो कुछ भी हो सकता है, रोलेट एक्ट हो सकता है ना, दांडी यात्रा हो सकता है, जर्मनी इटली का एकीकरण, कोई सा भी टॉपिक हो सकता है। ठीक है, अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो सत्ता की साझेदारी, कुछ भी, कोई सा भी ऐसा टॉपिक जो आपको मुश्किल लगता है ना, उसको आप कमेंट करके बताइए। मैं है ना कोशिश करूँगा जो मुझे टॉपिक सबसे ज़्यादा नजर आएगा, सबसे पहले वीडियो उसे भी बनेगा। छोटे छोटे वीडियोज़ में बनाने की कोशिश करूँगा, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं। ये तो आप लोगों ने आंसर कर दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बताइए, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। ये अभी भी मैंने ऊपर में बताया ना। Who among the following formed a secret organization called Young Italy to spread his objectives? उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे भाई? लोगों के अंदर राष्ट्रवाद के भावना, उदारवाद की भावना को जगाना। तो कौन था? अभी भी मैंने ऊपर में बताया था जी, बिल्कुल, जूसेप्पे मेज़्ज़िनी। ध्यान रहे, यहाँ पे जूसेप्पे मेज़्ज़िनी लिखा हुआ ना, इसलिए कई यहाँ पे जैसे मेज़्ज़िनी लिखा हुआ है, कई बार मेज़्ज़िनी भी हिंदी में लिख देता है, क्योंकि इंग्लिश में मेज़्ज़िनी लिखा हुआ है ना। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, मेज़्ज़िनी भी हो सकता है, मेज़्ज़िनी भी हो सकता है,
कुछ भी एक ही चीज़ है, इंग्लिश में तो सेम ही रहेगा, हिंदी में कभी कभी अलग अलग हो जाता है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते, बताइए प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया। ध्यान रहे, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, कब चल रहा था आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उस समय, अब युद्ध सस्ता तो होता नहीं है, काफी महंगा होता है। अब महंगा होता है यानी सेना चाहिए, उसको सेना के लिए हथियार चाहिए, उसके लिए कपड़े चाहिए, टेंट चाहिए, ढेर सारा काफी खर्चीला होता है, हथियार वगैरह उस समय भी काफी ज्यादा गोला बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा था, काफी खर्चीला था। और वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन, जो ब्रिटेन था वो भी था इस वर्ल्ड वॉर में, है ना। अब ब्रिटेन के अंडर उस समय भारत था, तो क्या किया, अब ब्रिटेन अपने खर्चों को कैसे पूरा करे, तो इसने क्या किया कि भाई युद्ध के नाम पे काफी सारा कर्ज लिए गए, है ना, अमेरिका से या फिर अन्य देशों से कर्ज लिए गए ताकि अपना युद्ध को आसानी से चला सके। उसके अलावा करों में वृद्धि की गई, टैक्स वगैरह बढ़ाए गए, नए नए कर भी, जैसे कि इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया गया, है ना, इनकम टैक्स भी लाया गया, ठीक। उसके अलावा सीमा शुल्क वगैरह, टैरिफ वगैरह सबको बढ़ा दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा इसके पास पैसा आ सके और उस खर्चे को उठा सके, युद्ध के खर्चे को उठा सके। तो क्या किया गया, युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, जी बिल्कुल लिए गए, करों में वृद्धि की गई, हाँ किया गया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, हाँ बिल्कुल बढ़ा दिया गया। तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट। उम्मीद है सभी का बिल्कुल सही हुआ होगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए 7वां नंबर, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किन का था। अब इसमें तो भाई ऑप्शन नहीं मिलेगा, जहां पर आपको दिखा अहिंसा तो समझ याद आ जाना चाहिए गांधी जी की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे गांधी जी कहाँ पे, यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अहिंसा का नाम दिखेगा तो गांधी जी पे टिक कर देना, काफी आसान सा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। अब यहाँ पे ना इस चीज को आप लोग को याद रखना है, ये जलियांवाला हत्याकांड है ना, जलियांवाला बाग में हुआ था, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, इसलिए इस कहानी को पूरा अच्छे से याद रखना है क्या हुआ था। तो कौन सा मेला था जहाँ पे लोग आए हुए थे, बैसाखी का मेला था, पुष्कर मेला था, कुंभ मेला था, या माघ मेला था, कौन सा मेला था। ऑफकोर्स यहाँ बैसाखी का मेला की बात हो रही है ना, ये सालाना मेला साल में एक बार लगता था, है ना। अमृतसर का एक जगह है जलियांवाला बाग, वहाँ पर इस मेले का आयोजन किया गया था। और यहाँ पर, है ना, जो रोलेट एक्ट था उसका भी विरोध यहाँ पर किया जा रहा था। तो फिर क्या होता है, जनरल डायर आता है ना, और इसमें एक तारीख को आपको याद रखना है, अप्रैल 1919 को पूछा जा सकता है कि कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी, है ना। बैसाखी का मेला था, लोग आए हुए थे दूर दूर गांव से, ठीक। तो इसमें ये याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की। बताइए महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था। अब देखिए यहाँ महात्मा गांधी है ना, उस समय काफी फेमस हुआ करते थे, काफी सारे लोग इसके बात सुनते थे, है ना। तो ये जो महात्मा गांधी है ना, ये ढूंढ रहे थे कि हम कैसे ज्यादातर लोगों तक हम पहुंच बना सकते हैं अपना, अमीर गरीब सब तक। तो इनको एक मौका मिलता है जब अंग्रेज है ना नमक पे क्या करता है, टैक्स लगा देता है। अब नमक का इस्तेमाल कौन नहीं करता, गरीब हो अमीर हो सब करता है। तो गांधी जी है ना एक खत लिखते हैं, किसको, इरविन को, वायसराय इरविन को। तो अब खत लिख करके काफी सारा मांग वहां पे किया जाता है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मांग था वो क्या था, नमक पर जो कर लगाया गया था उसको खत्म कर देना। उम्मीद करते हैं आप लोग सही टिक किए होंगे। लेकिन क्या करता फिर इरविन, उस सभी मांग को ठुकरा देता है। उसके बाद महात्मा गांधी क्या करते हैं, दांडी यात्रा पर निकल पड़ते हैं, है ना। और दांडी यात्रा में नमक बना करके इस कानून का वो करते हैं, और यहीं से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हो जाती है। ये सब आपको पता है। हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बताइए हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है। तो हिंद स्वराज के जो लेखक है मैं आपको बता दूं वो महात्मा गांधी है ना।
ये तो काफ़ी आसान सा था, उम्मीद करते हैं ये तो सही तो हुआ ही होगा। और ये जो किताब है ना, ये लिखा गया था गुजराती भाषा में लिखा गया था, है ना। और इसी में जो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है ना, उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया था, सविनय अवज्ञा के बारे में, कि भाई जो ब्रिटेन हम पे शासन कर रहा है ना, जो ब्रिटेन है, इसका जो साम्राज्य है, इसको हम लोग कैसे उखाड़ फेंक सकते हैं भारत से। तो भारत के जो लोग हैं वही तो मदद कर रहे हैं ना, है ना। इनके दफ्तरों में कौन काम कर रहा है, तो भारत के लोग काम कर रहे हैं। इनके स्कूलों में कौन जा रहा है, भारत के लोग जा रहे हैं। इनके कपड़े, इनके सामान कौन खरीदता है, भारत के लोग खरीद रहे हैं। इनके पुलिस में जो सेना है वो कौन है, भारत के लोग हैं। अगर भारत का लोग इसका सहयोग करना बंद कर दें तो स्वतंत्रता तो अपने आप ही मिल जाएगी, है ना। तो ये हिंदू स्वराज में इसके बारे में बात किया गया था, ठीक। और ये किताब कब लिखा गया था, 1909 में लिखा गया था, है ना, इसको याद रखना है। चलिए, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। जर्मनी के एकीकरण से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, तो जल्दी से बताइएगा कौन था भाई। विलियम फ्रेडरिक लुइस था, हेनरिक हिमलर था, या ओटो वन बिस्मार्क था, या एडोल्फ हिटलर था। हिटलर जर्मनी के नाम से एक और नाम काफी फेमस है, हिटलर, है ना। तो कौन था भाई, आखिर जर्मनी का जो एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाएगा। तो जी बिल्कुल, तो इसका जो श्रेय है वो ओटो वॉन बिस्मार्क को दिया जाएगा। अब इससे क्वेश्चन ये आता है कि भाई जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1871 में हुआ था। और ये वही साल है जब इटली का भी क्या हुआ था, एकीकरण पूरा हुआ था। और इसी साल में ये जो ओटो बिस्मार्क है, ये क्या बना था, चांसलर बना था। कहाँ का, पहला चांसलर बना था एकीकृत जर्मनी का, ठीक है। तो इससे इस तारीख से अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बताइए, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था। इन विच ईयर वाज चौरी चौरा इंसिडेंट हैपेंड। 1920 में, 1919 में, 1921 में, या 1922 में हुआ था। देखिए, ये जो चौरा चौरी कांड है ना, ये हुआ था भाई उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वहाँ पे हुआ था। और एक जगह है चौरा चौरी, ठीक है, वहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ था कि चल रहा था असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है, जो 1920 में स्टार्ट किया गया था असहयोग आंदोलन। तो ये शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, है ना। जब ये चौरा चौरी के पास पहुंचती है आंदोलन, ठीक है, तो वहाँ पुलिस के साथ क्या हो जाती है, एक झड़प हो जाती है ना। पुलिस के साथ झड़प हो जाती है, हिंसक झड़प। और वहाँ के जो प्रदर्शनकारी थे, जो आंदोलन में आए हुए थे, वो गुस्सा हो जाते हैं, और वो गुस्से में पुलिस स्टेशन में ही आग लगा देते हैं, जिसमें अच्छे खासे पुलिस ऑफिसर्स मारे जाते हैं, है ना। तो ये घटना 1922 को हुई थी। 1922 में, यानी कि ये आंदोलन शुरू होने के बाद 2 साल के बाद ये घटना हुई थी। और इसी घटना के बाद जो गांधी जी है वो क्या करते हैं, इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि उनका डर था कि भाई ये जो आंदोलन है वो हाथ से निकल रहा है, ये अपने कंट्रोल में नहीं रहा, है ना। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर से वो घटना 1919 वाला घटना ना हो जाए, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसको वापस ले लिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते बताइए, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ध्यान रहे, हिस्ट्री का क्वेश्चन खत्म हो गया ना, ये जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में जो मृदा को उड़ा करके लेके जाया जाता है, क्या कहा जाता है उसको। पवन अपर्दन, चादर अपर्दन, मृदा अपर्दन, परतदार अपर्दन। नाम से पता चल रहा है पवन द्वारा लेके जाया जा रहा है तो पवन अपर्दन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे, जब हम लोग ये कहते हैं कि मृदा अपर्दन क्या है, तो चाहे वो पवन लेकर के जाए, पानी लेकर के जाए, इंसान लेकर के जाए, या जानवर के थ्रू जाए, जैसे भी जाए उसको हम लोग मृदा अपर्दन बोलते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि पवन के बारे में बोला गया है तो भाई हम लोग पवन अपर्दन यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक। बाकी इन दोनों को इग्नोर करने, इसके बारे में हम लोग पढ़े ही नहीं है, किताब में है ही नहीं उसके बारे में दिया हुआ, ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 14, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। अब उत्पत्ति संसाधनों को अलग अलग तरीके से विभाजित किया जा सकता है ना। जैसे यहाँ नवीकरणीय, अनवीकरणीय, इसको किसके बेसिस पे किया जा सकता है, इसको समाप्यता यानी खत्म होगा कि नहीं होगा इसके बेसिस पे, है ना, समाप्यता
के आधार पर किया जाएगा इसको, नवीकरणीय अनवीकरणीय को, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये स्वामित्व के आधार पे है ना, कौन सा मेरा, इसमें व्यक्तिगत भी, सामूहिक वगैरह इसमें आ जाता है ना, तो इसको हम लोग व्यक्तिगत तरीके से स्वामित्व के आधार पर इसको बांटते हैं। जैव और अजैव, इसको हम लोग बांटते हैं भाई उत्पत्ति के आधार पर, है ना, उत्पत्ति उसका कैसा है, वो जैव है या अजैव, है ना। और विकसित और संचित, इसको किस आधार पर बांटते हैं, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, है ना, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, टाइम स्टैम्प डाल के बताइएगा कि हाँ यहाँ का आंसर दिया जा रहा है, तभी तो मुझे पता चलेगा, है ना। तो जल्दी से बताइए, निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज ऑल्सो नॉन एज रेगुड़ सॉइल? ध्यान रहे यहाँ पे, रेगुड़ सॉइल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं वो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। आपको थोड़ा अगर हिंट चाहिए तो बता दो को, वो कपास के लिए काफी अच्छा होता है, तो जल्दी से बताए कौन सा है वो, जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, लेटराइट मृदा या लाल और पीली मृदा, है ना। जलोढ़ मृदा किसको बोलेंगे भाई? जलोढ़ मृदा जो नदियों द्वारा लाई जाता है ना। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही टिक किए हैं, उम्मीद करते हैं सही टिक किए होंगे। काली मृदा को कहा जाता है हम लोग रेगुड़ मृदा भी कहते हैं। इसमें कपास की खेती काफी अच्छी होती है, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम किस्म का मृदा का क्या नाम है, बता देना, काली मृदा या फिर रेगुड़ मृदा, ठीक। अब लेटराइट मृदा क्या है? लेटराइट मृदा है ना, ये एक लैटिन भाषा है, इसका मतलब होता है ईंट, लेटर का मतलब, यानी कि ये ना लाल दिखेगा, लाल कलर का ईटा होता है, लाल दिखेगा, और सूख जाने पर ये ईटा की तरह ही क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, है ना, कठोर हो जाएगा ईटा की तरह, इसलिए इसको लेटराइट मृदा बोला जाता है ना। इसमें लोहा की मात्रा अच्छा खासा होता है, इसलिए ये लाल कलर का होता है। अब लाल और पीली मृदा क्या है भाई? ये लाल और पीला दोनों होता है, ये अलग अलग मृदा नहीं है, एक ही मृदा है। जब वो सूखा रहेगा ना तो वो लाल दिखेगा, जब वो गीला हो जाएगा तो वो पीला दिखेगा, इसलिए इसको लाल पीला मृदा बोला जाता है ना। तो ये सब आप लोग को याद रखना। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, किस शहर में किया गया था, है ना। इन चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आप लोग को आराम से पता चल जाएगा कि वो शहर था रियो डी जेनेरियो, ठीक है। ये शहर जो कि ब्राजील में है ना, और 1992 में क्या हुआ था, यहाँ पे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसमें क्या था, इसमें है ना एक एजेंडा, इसमें एजेंडा 21 पर भी साइन किया गया था, है ना, एजेंडा 21 पर, जी हाँ, एजेंडा 21 पर साइन किया गया था। इसमें क्या था कि भाई अब पृथ्वी काफी ज्यादा पोल्यूटेड हो रही थी, है ना, हमें प्रकृति को बचाना काफी ज्यादा जरूरी था। सेकेंड, है ना, पृथ्वी को बचाना काफी ज्यादा जरूरी था। तो क्या किया गया, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो में, वहां पे बहुत सारे देशों ने मिल करके एक सम्मेलन किया, और वहां पे कई एजेंडे सेट किए गए कि भाई किस तरीके से हम पृथ्वी को संरक्षित रख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ के जंगलों को और ये पोल्यूशन वगैरह कैसे कम किया जा सकता है, उस पर यहाँ पर बात किया गया। इसके अलावा इसमें ना बात किया गया कि हम गरीबी वगैरह कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर बात किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट था, इवेंट था, इसको याद रखना। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है? किस राज्य में? एक तो झारखंड में तो पता ही है, अब यहाँ झारखंड तो सभी में दिख रहा है ना, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, गोवा, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। किस में भाई खनिज वगैरह सबसे ज्यादा किस में है? तो झारखंड में तो है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। यूँ तो सभी में कुछ ना कुछ पाया ही जाता है ना, लेकिन चूंकि यहाँ पे बोल रहा कि भाई ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढिए जिसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ये कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा अच्छा है ना। यहाँ पे इन सभी राज्यों में क्या क्या पाया जाता है? तो कोयला काफी ज्यादा पाया जाता है, अब बर्फ पाया जाता है, और उसके अलावा यूरेनियम जो काफी इंपॉर्टेंट होता है परमाणु ऊर्जा के लिए, वो यहाँ पे पाया जाता है। उसके अलावा लोह अयस्क वगैरह भी यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा बोक्साइट, है ना, कम पाया जाता है लेकिन वो भी पाया जाता है मध्य प्रदेश में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बताइए भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? अब भारत है, भारत का जो जमीन है वो 100% मान लेते हैं, है ना। इस 100% में कितना प्रतिशत
यहाँ पे बोल रहा है क्या है, भूमि कितना प्रतिशत, मैदान। इसमें से मैदान कितना प्रतिशत है वो आप लोग को बताना है, कितना प्रतिशत, 33, 43, 27 या 53%, कितना प्रतिशत। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट, आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, 43% मैदान। अब सिर्फ मैदान तो नहीं है, 43% मैदान, तो बाकी क्या है, बाकी भाई पर्वत भी तो है हमारे यहाँ, है ना, पर्वत है। उसके अलावा क्या है, हमारा पठार है, पठार है। जी हाँ, तो पठार तो भाई 27% है। पर्वत कितना प्रतिशत है, आप लोग बताइए, निकालना आसान है, मैथमेटिक्स अगर आपको आता है तो जल्दी से निकाल के बता दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे देश के देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है। यानी कि किस क्षेत्र में जो खनिज है या फिर ये जो जीवाश्म ईंधन है या फिर जंगल वगैरह जो पेड़ पौधे है ना, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है, पठारी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, या इनमें से सभी, किस में पाया जाता है सबसे ज्यादा। आपको सभी भी मैंने ऊपर में बताया था भाई, यहाँ पे 27% भी बात आ रही ना। अब हमारे देश के अंदर कुल क्षेत्रफल का 27% तो पठारी क्षेत्र है, तो यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसी को देख करके। और हम लोग ये भी देख सकते हैं भाई, खनिज और जीवाश्म ईंधन या जंगल की बात करें तो ये पठारी इलाका में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है ना। अलग अलग पठार, जैसे दक्कन की पठार है ना, झारखंड में जैसे छोटा नागपुर की पठार, तो इन सब चीज़ों में यहाँ पे अच्छा खासा पाया जाता है। पता है, क्वेश्चन नंबर 20 का बतलाइए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। गहन खेती है, वन उन्मूलन है, अधिक सिंचाई है, अति पशुचारण। ये तो मैंने पिछले बार भी बताया था, पिछले वाले सेशन में, है ना। ये अधिक सिंचाई है। पंजाब में भाई खेती बहुत ज़्यादा होता है, धान की खेती, गेहूं की खेती होती है, उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा मांगता है, और पानी से भूमि का जो क्वालिटी है वो खराब और ज़्यादा पानी को अगर सिंचाई करेंगे हम लोग, तो पानी का मात्रा ज़्यादा हो जाने की वजह से ना भूमि के अंदर जो लवण और क्षारक है उसका डिसबैलेंस हो सकता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम वहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते बताइए, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। यहाँ पे दोनों लिख दिया है, या तो सीढ़ीदार या तो सोपानी। सीढ़ीदार खेती को ही सोपानी बोला जाता है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस इज ट्रेस्ट स्टेप फार्मिंग डन। कौन सा, पंजाब में किया जाता है, उत्तरांचल में, हरियाणा में, या उत्तर प्रदेश में। ऑफकोर्स यहाँ पे उत्तरांचल। उत्तरांचल बोलेंगे सर, उत्तरांचल तो पहली बार सुन रहे हो, उत्तरांचल क्या होता है। उत्तराखंड को यहाँ पे उत्तरांचल बोला जाता है ना, उत्तराखंड। उत्तराखंड को यहाँ उत्तरांचल बोला जा रहा है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र जितना है ना, वहाँ पर भी सीढ़ीदार खेती होता है ना। इसलिए इसको क्या बोल, एक तरीके से जितने भी ये हिमालय साइड में जो राज्य आते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर भी ये खेती अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। थोड़ा बहुत वहाँ पर भी, पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते। भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शिकार वगैरह किया जा रहा था जंगली जानवरों का, जंगल की कटाई पे कटाई हो रही थी, है ना। तो ये अधिनियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कौन सा वर्ष में लाया गया था इसको, है ना। 1950 में, 1927 में, 1980 में, या 1972 में। सही ऑप्शन 1972 ईस्वी है। यानी 1972 में इस कानून को लाया गया था, और सभी ये जो इलीगल काम हो रहे थे उस पर काफ़ी ज़्यादा शिकंजा कसा गया था, है ना। अगर आप इस ऐसा कोई जंगल जो संरक्षित क्षेत्र के अंदर है, उसको अगर आप काटते हैं तो आपको काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है ना, काफ़ी सालों तक जेल में जा सकते हैं। अगर शिकार कर लेते हैं अगर जंगल में किसी जानवर का, तो पर भी आप पर काफ़ी ज़्यादा कानूनी कार्यवाही हो सकती है। ठीक, कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों में काम आती है। यानी कहने का मतलब ये सतलुज ब्यास बेसिन है, यहाँ पे कौन सी परियोजना बनाई, कौन सा बांध जो है वो यहाँ पे बनाया गया है। दामोदर घाटी परियोजना, या भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, या हीराकुंड परियोजना। ऑफकोर्स यहाँ पे क्या बनाया गया, भाखड़ा नांगल परियोजना को यहाँ पर बनाया गया है। कहाँ पे, सतलुज ब्यास बेसिन में, है ना। और इसमें ना एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हीराकुंड, ये आता है क्वेश्चन
ठीक है, मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस देखा तो मुझे थोड़ा थोड़ा पता चल गया है कि भाई कौन सा क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जा रहा है। हीराकुंड जो परियोजना है ये महानदी पर बनाया गया है, इसको आपको याद रखना है। महानदी पर इसको बनाया गया है। पूछा जा सकता है ये किधर से बह करके जाती है, तो आपको बता देना है यह ना उड़ीसा से बह करके जाती। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? किन कारणों से बढ़ रही है? ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। सूखा, सिंचाई में की बढ़ती मांग, या जल की व्यर्थ बर्बादी, इनमें से सभी। आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि भाई अभी तो बारिश काफी ज्यादा हो रही है, बाढ़ आ जा रही है ना। तो जब गर्मी के दिनों में आता है तो तब हम लोग को पता चलता है कि भाई पानी की थोड़ा बहुत कमी है। झारखंड में तो उतना नहीं होता, लेकिन महाराष्ट्र वगैरह, राजस्थान वगैरह ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये पता चलता है। ये इसलिए भी पता चलता है कि भाई ये जो वाटर लेवल है, जो जमीन के अंदर मिलता है ना, वो धीरे धीरे और नीचे चलता जा रहा है। पहले कम गड्ढे खोदने पर ही पानी निकल जाता था, अब काफ़ी गहरा गड्ढा खोदना पड़ता है, बोरिंग वगैरह होता है, तब जाकर पानी निकलता है। तो ये पानी की कमी कैसे हो रही है? तो सूखा हो रहा है ना। गर्मी पड़ रही तो इतना गर्मी पड़ रही कि सूखा आ जा रहा है, पानी की कमी हो जा रही है। बारिश इतना हो रही है कि बाढ़ आ जा रहा है ना। तो पूरा मौसम ही गड़बड़ सड़बड़ हो गया आजकल। उसके अलावा भाई सिंचाई की बढ़ती मांग, अब जनसंख्या बढ़ेगा तो खाने पीने की मांग बढ़ेगी। अब खाने पीने पूरा कहाँ से हो? तो खेती बढ़ेगा, खेती बढ़ेगा तो सिंचाई तो बढ़ेगा ना। सिंचाई बढ़ेगा तो पानी की मांग बढ़ जाएगी। उसके बाद जल की व्यर्थ बर्बादी, हम लोग पानी बिना सोचे समझे उसको बर्बाद करते रहते हैं, है ना। तो इसके वजह से भी क्या हो रहा है? पानी, दुनिया भर में जल की जो कमी है वो हो रहा है। ठीक है, सिर्फ भारत की बात नहीं, पूरा दुनिया की बात है हो रही है ना। तो इनमें से सभी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक, ध्यान रहे बेल्जियम का नाम आ गया, समझ जाइए ये कहाँ का क्वेश्चन है। ये भाई पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स का क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है ना। बेल्जियम में 1950 से 1960 के दशक में किन भाषा बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? कौन सा भाषा? फ्रेंच और डच, डच और जर्मन, फ्रेंच और सिंहली, फ्रेंच और जर्मन। काफी आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 भाषा बोला जाता है बेल्जियम में। कौन कौन सा भाषा बोला जाता है? एक है भाई हमारा फ्रेंच, एक है हमारा डच, एक है हमारा जर्मन, है ना। तो यहाँ पे जो डच बोलने वाले लोग हैं वो कितना है? 59%। जर्मन बोलने वाले लोग कितना है? 1%। फ्रेंच बोलने वाले लोग कितना है? 40%। उम्मीद करते हैं मेरे से पहले पहले आप लोग उत्तर दे दिए होंगे, है ना। तो अब यहाँ पे जर्मन तो सिर्फ 1% है, तो ये क्या ही झगड़ा करेगा, है ना। तो इसको रहने देते हैं। अब ये जो बचा ना, दो मेजोरिटी लोग, इन दोनों के बीच तनाव बढ़ने लग गया था। ये तो पूछ रहा है ना कि जो किन भाषा बोलने वाले समूहों के बीच क्या तनाव बढ़ने लगा था। तो फ्रेंच और डच बोलने वालों, अब ऑप्शन में यहाँ पे फ्रेंच और डच कहाँ मिल रहा है? ये ऑप्शन 1 में। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और क्यों बढ़ने लग गया था तनाव, ये भी तो ना, क्यों का आंसर भी आपको लोग को पता होना जरूरी है। क्योंकि वहां पे डच मेजोरिटी में था, फ्रेंच जो है उसकी संख्या थोड़ी कम है, 40%। लेकिन अगर ताकत की बात करें ना, अगर राजनीतिक ताकत की बात करें या फिर जो पैसों के मामले में समृद्धि की बात करें, तो वो फ्रेंच लोग ज़्यादा थे, है ना। और ये डच कम था। तो इसीलिए यहाँ पे तनाव होने लग गया कि भाई हम लोग जनसंख्या में ज़्यादा है और ज़्यादा ताकत तुम्हारे पास है, ऐसा कैसे हो गया। तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सत्ता की साझेदारी की जाती है ना। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। जल्दी से बताइए, श्रीलंका में अधिकतर सेहली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले हैं? ध्यान है, सेहली भाषा के लोग हैं कौन सा? हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, ईसाई। ऑब्वियस सी बात है कि भाई बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग ज्यादा, है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, कई क्लासों में मैंने बताया कि ये जो सेहली भाषा है लोग है, ये ज़्यादातर लोग बौद्ध बोलते हैं। और जो तमिल भाषा है ना, जो तमिल भाषा है, तमिल भाषा ये है ना, हिंदू भी मिल जाएंगे, मुस्लिम भी मिल जाएंगे, है ना। और जो ईसाई लोग हैं ना, ये ये है ना, तमिल भी बोल लेते हैं और सिंहली भाषा भी बोल लेते हैं। वहाँ पे श्रीलंका की बात हो रही, ठीक। तो तमिल बोलने वाले और सिंहली बोलने वाले के बीच तनाव था वहाँ पे,
और जो आगे चल के गृह युद्ध भी होता है वहाँ पे, है ना, सिविल वॉर होता है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताया था, ठीक। और इसके अलावा मैंने क्या बताया था, हाँ, उसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि भाई ये सिंहली भाषा है, वो श्रीलंका में राजभाषा के दर्जे को मिला था, तमिल को नहीं मिला, सिर्फ सिंहली को मिला था, है ना। तो कब मिला था, तो 1956 ईस्वी को, यहाँ पे याद रखना, ठीक। तो ये सब चीज़ें याद रखना, ठीक। तो उम्मीद करते हैं अभी तक तो काफ़ी सारा आंसर आप लोगों का सही हुआ होगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को, है ना, आप लोग के लिए एक काफ़ी मोटिवेशनल शायरी लिख करके लाया था। चलिए मैं आप लोगों को एक शायरी सुनाता हूँ। हाँ, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप लोग का हौसला कैसा है, जल्दी से मुझे बताइए। उम्मीद करते हैं हौसला वगैरह काफ़ी बुलंद होगा, है ना। और जैसे कि मैंने लास्ट वाले सेशन में बताया था कि आप लोग को बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, इस तरह के सेशंस वगैरह अटेंड करते रहना है, ताकि आप लोग क्या करें, अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें, है ना। और थोड़ा जैसे मैंने बताया कि जिस भी टॉपिक पे आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको आप कमेंट में दे दीजिए, ताकि मैं उस पर एक छोटा छोटा वीडियोस बना सकूँ, ज़्यादा लंबा वीडियोस नहीं, छोटा छोटा वीडियोस, ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम पास ना हो और समझ में आ सके, है ना। अब पूरा चैप्टर तो ऑफकोर्स नहीं पढ़ा सकते, अब आप लोग का समय है ना, ध्यान रहे, अब 60% जो समय है वो जा चुका है, तो अब आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाएं और पढ़ाई लिखाई पे अच्छे से ध्यान दें, ठीक। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। बताइए, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है, किसे माना जाता है। लोकतंत्र की बात हो रही है, भाई तो लोकतंत्र में जनता का शासन, है ना, जनता के द्वारा ही किया जाएगा, तो किसे माना जाएगा। तो इसका जो बुनियादी सिद्धांत है जनता ही है, तो बुनियादी सिद्धांत क्या है, जनता है, तो भाई जनता यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ये बात अलग है, आज के ज़माने में भाई नेता आएंगे, आप हाथ पैर जोड़ेंगे इलेक्शन के समय और वोट लेकर के चले जाएंगे, वोट जीतने के बाद फिर वो नजर नहीं, फिर राजा जैसा बर्ताव करेंगे, है ना, हम लोग को फिर पूछेंगे नहीं। तो ऐसा होता है अभी। लेकिन इसका अगर बुनियादी सिद्धांत की बात करें तो भाई इसका जो जो शक्ति का जो स्रोत है ना, वो जनता ही होना चाहिए, है ना, ये जनता ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है। सत्ता की साझेदारी यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। वेयर इज द नीड फॉर पावर शेयरिंग। पावर जो शेयरिंग किया जाता है, शेयर हम लोग करते हैं ना, बोलते हैं ना ये वाला जो सॉन्ग है वो शेयर कर देना, ये फोटो चाहते हैं ग्रुप में कहीं घूमने के लिए तो ये फोटो शेयर कर देना, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो यानी जो पावर है उसको शेयर किया जा रहा है ना, तो कहाँ जरूरत पड़ता है ये पावर शेयरिंग, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, यहाँ पर अगर पावर शेयरिंग की जरूरत पड़ती है क्या, ये आप लोगों को बताना है। क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में यहाँ पर पड़ती है, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में या फिर इनमें से सभी। यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजें ध्यान देनी है। जो पावर है, जैसे कि एक समाज है ना, एग्जाम्पल लेते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। ये जो समाज है, अब समाज में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, है ना, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो इस तरीके से समाज में क्या है, डिफरेंस है, अलग अलग, है ना। तो अब ये सब जो डिफरेंस है, अलग अलग जो धर्म है, कई सारे धर्म है, कई सारे जाति है, कई सारे भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो इसमें तनाव ना हो जाए कि हमको पावर, तुम्हारे पास पावर है मेरे पास पावर नहीं है तो हम लड़ के लेंगे अपना पावर, ऐसा ना हो। तो क्या होगा, चाहे क्षेत्र हो, भाषा हो, जाति हो, है ना, या किसी भी आधार पर समाज अगर बटा हुआ है, तो समाज के हर एक लोगों को क्या मिलना चाहिए, पावर में हिस्सा मिलना चाहिए, सत्ता में साझेदारी मिलनी चाहिए। क्षेत्रीय विभाजन काफी सारा है ना। हम लोग जैसे झारखंड से हैं, कोई बिहारी है, कोई बंगाली है ना, कोई तमिल है, तो अलग अलग क्षेत्र का भी जो विभाजन किया हुआ है ना। तो अब सत्ता में जो पावर है, यानी कि केंद्र में मान के चलिए किसी एक ही राज्य का ज्यादा वर्चस्व दिख रहा है, बाकी दूसरे राज्य को तब पूछा नहीं जा रहा है, तो पर भी ये क्या हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है। तो यहाँ पर भी सत्ता की साझेदारी जरूरी कि भाई हर क्षेत्र के जो लोग हैं
उसको क्या मिलना चाहिए, सत्ता में भागीदारी मिलना चाहिए। प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, यानी जितने भी लोकतांत्रिक देश है वहाँ पे जरूरी है कि वहाँ पर सत्ता की साझेदारी हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ग्रुप के पास हो सत्ता और बाकी के पास ना हो, सिर्फ एक इंसान के पास सत्ता हो। पहले राजा महाराजा के जमाने में क्या होता था, राजा के पास ही सारा शक्ति होता था, है ना, राजा जो बोल दिया वही कानून। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, लोकतंत्र है हमारा देश, दुनिया के ज़्यादातर देश, तो वहाँ पर सत्ता की साझेदारी जरूरी है अगर समाज अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है तो, है ना। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। अभी भी मैंने ऊपर बताया किस तरह का सामाजिक मतलब किस तरीके का टकराव, लोकतांत्रिक टकराव, सामाजिक टकराव, आर्थिक टकराव या पारंपरिक टकराव। बिल्कुल करेक्ट, सामाजिक टकराव। अभी भी मैंने बताया कि बस समाज में क्या है, अलग धर्म के लोग रहते हैं, है ना, अलग जाति के लोग रहते हैं, ठीक है, उसके अलावा अलग भाषा बोलने वाले भी लोग रहते हैं। अभी भी मैंने बताया, तो इन सभी में टकराव ना हो जाए, अलग अलग जो धर्म के लोगों सब में टकराव ना हो जाए, अलग अलग जाति के लोगों में टकराव ना हो जाए, तो इसीलिए हम लोग सत्ता की साझेदारी करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इन लोगों में अगर टकराव होता है, जैसे कि यहाँ बताया है ना, यानी इन सामाजिक टकराव होता है, तब वो आगे जाकर हिंसा ले लेती है और राजनीतिक अस्थिरता को भी पैदा करती है। राजनीतिक अस्थिरता यानी कि कोई एक शासन में नहीं रहा, कहीं कोई और शासन कर रहा है, कहीं कोई और कर रहा है, एक साल के लिए कोई शासन कर रहा है, फिर दूसरा आ जा रहा है ना, इस तरीके से स्थिरता, उसके अंदर राजनीतिक स्थिरता नहीं रहेगी। ठीक, तो सामाजिक टकराव काफी ज्यादा दिक्कत की बात है, इसी को कम करने के लिए सत्ता की साझेदारी की जरूरत पड़ती। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते, बताइए संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे। ये काफी इंपॉर्टेंट है ना भाई। अब हमारा जो सांसद है ना, वो जाकर के कानून तो बना दिया, अब कानून का व्याख्या कौन करेगा, ये कानून का मतलब क्या है ना, उस कानून को कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, कानून सही है या नहीं है, कानून को रद्द भी करने का अधिकार किसे है, तो और किसे नहीं, सिर्फ न्यायालय को है ना। कोई सा भी कानून आता है, अगर किसी को दिक्कत लगता है उस कानून में, तो फटाक से कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट की। कि सर लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से लोकसभा में एक कानून पास हुआ है जहाँ पे कुछ कहा गया है, तो मुझे लगता है वो कानून क्या है, गलत है, तो न्यायालय में उसको सुनवाई होती है कि वो कानून सही है या नहीं है, फिर कोर्ट फैसला सुनाता है कि कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यानी कि कानून का जो व्याख्या करने का जो अधिकार है वो न्यायालय को दिया गया है। यानी भारत के अंदर न्यायालय को ना काफी ज्यादा पावर दिया गया है। आप लोग न्यूज वगैरह देखते होंगे तो आपको पता हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं, बताइए पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत है। यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट है, 3 सूची है, आप लोगों को याद रखना है, संघ सूची, संवर्धित सूची, राज्य सूची। किस सूची के अंदर क्या आता है वो भी आप लोग को याद रखना जरूरी है। यहाँ पे पुलिस आ गया ना, पुलिस का नाम सुनते ही आप लोग देखते होंगे भाई झारखंड पुलिस लिखा होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा होता है, महाराष्ट्र पुलिस लिखा होता है, यानी कि ये राज्य के अंदर आता है, तो ये राज्य सूची में, यानी कि यहाँ पे जितना भी है ना, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई, ये सब राज्य सूची के अंदर आता है। यानी कि इन सूची को बनाया क्यों गया है, इसको डिटेल में मैंने बताया था, अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, कि भाई इन सूची को इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो सत्ता है वो केंद्र के पास है, राज्य के पास है, राज्य के नीचे भी एक और है स्थानीय सरकार, लेकिन तो इन सब ये मेनली राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में ये सत्ता मतलब इस पावर को बांटा गया था। भाई हम लोग सूची बना लेते हैं, किस क्षेत्र में तुम कानून बना सकते हो, किस क्षेत्र में हम कानून बना सकते हैं, इस तरीके से बांट दिया गया। तो संघ सूची यानी केंद्र सरकार बनाएगी इसमें कानून, या केंद्र सरकार का अधिकार होगा इसके अंदर। इसके अंदर जैसे विदेशी मामले, विदेश के जितने भी मामले आएंगे, है ना, ये सब किस में आएगा, केंद्र सरकार के अंदर आएगा, है ना। उसके अलावा रक्षा, राष्ट्र की रक्षा भी जरूरी है भाई, तो रक्षा किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। उसके बाद आता है फिर बैंकिंग, बैंकिंग वगैरह जो है वो भी किसके अंदर आता है, संघ सूची के अंदर आता है ना। यानी केंद्र सरकार इसके अंदर कुछ भी छेड़छाड़ कर सकती है। उसके बाद संवर्धित सूची, इसमें है ना, इस क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार भी रहेगा और राज्य सरकार भी रहेगा, दोनों रहेगा। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भाई शिक्षा, और एक और एग्जाम्पल है विवाह, तलाक वगैरह, है ना, विवाह। ठीक, उसके बाद है राज्य सूची। राज्य सूची अंदर तो यहाँ पे लिखा हुआ है पुलिस, व्यापार, वाणिज्य वगैरह, है ना। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है किस लिस्ट में। अब यहाँ पे ये दे दी है, यहाँ पूछ सकता है कि भाई रक्षा, बैंकिंग और विदेशी मामले किस सूची के अंदर आता है, तो आप लोग बता देना है संघ सूची, चाहे जैसा भी आए अलग अलग घुमा फिरा के
आप लोग को बता देना है। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? दो प्रकार का सरकार है यहाँ पे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और एक और होता है स्थानीय सरकार। उसके पास हालांकि ज्यादा पावर होता नहीं, तो उसके बाद तो ना ही किया जाए। तो जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे शासन कौन चलाता है? नाम से पता चल रहा है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र के द्वारा चलाया जाने वाला शासन वो केंद्र शासित प्रदेश यानी केंद्र सरकार, है ना, ना ही राज्य सरकार, ना ही स्थानीय सरकार। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार चलाती है केंद्र शासित प्रदेश को, है ना। कितने केंद्र शासित प्रदेश है आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए, है ना। थोड़ा जीके वगैरह टेस्ट होना काफी ज्यादा जरूरी है। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सत्ता का हस्तांतरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का नवीकरण या सत्ता का दुरुपयोग? क्या कहा जाता है? ऑब्वियस सी बात है, सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, है ना। ऐसा क्यों कहा जाता है भाई? जैसे जैसे राजा महाराजा, जैसे मैंने बताया राजा के पास ही सारा पावर होता था, है ना। तो केंद्र एक ही जगह पावर सारा केंद्रित होता था, किसी और के पास कोई पावर ही नहीं है। लेकिन क्या किया गया, जो केंद्र के पास से जो पावर था इससे लेकर के बांट दिया गया कहाँ? राज्य सरकार में। भाई राज्य में भी सरकार होगी, फिर इससे भी पावर लेकर के बांट दिया गया भाई स्थानीय सरकार में, है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, पावर को शेयर किया गया। ठीक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पावर को बांट देना अलग अलग हिस्सों में, एक जगह केंद्रित ना होना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 बताइए, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य हैं। अब आर्थिक विकास आ गया, समझ जाइए कि क्वेश्चन कहाँ का आ चुका है। ये क्वेश्चन आ चुका है इकोनॉमिक्स का, है ना, अर्थशास्त्र का। तो आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य हैं। गोल्स इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर क्या है? नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। ऑफकोर्स सभी होगा, इसके अलावा बहुत सारा आर्थिक विकास का लक्ष्य है, लेकिन इनमें से यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ इनमें से सभी तो होगा। क्यों? क्योंकि भाई नियमित रोजगार, अब रोजगार नहीं मिलेगा, जैसे भाई भारत में बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ गई है, नियमित अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो ये भी दिक्कत है, देश का विकास कैसे हो पाएगा। स्वतंत्रता बहुत ज्यादा जरूरी है ना, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल से। आपके पास भले बहुत सारा पैसा, आपके पास स्वतंत्रता आजादी ही नहीं है तो फिर किसी काम का नहीं वो, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बेहतर मजदूरी, काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन मजदूरी उतना अच्छा मिल नहीं रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्प रोजगार या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, है ना। तो ये तीनों क्या है? जरूरी है। बेहतर मजदूरी भी मिलना जरूरी है, स्वतंत्रता भी जरूरी है और नियमित रोजगार भी जरूरी है, इसलिए इनमें से सभी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते जल्दी जल्दी से, है ना। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, मुझे काफी छोटा रखना था वीडियो। खैर पढ़ते हम लोग, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? कहां पर गरीबी सबसे अधिक है ना। गरीबी का नाम सुनते हैं आप लोग को याद आता होगा झारखंड, बिहार, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है भाई? छत्तीसगढ़ में यहाँ पे लगभग 39 से 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। ठीक है, हालांकि इन लोग का भी हालत उतना अच्छा नहीं है, बिहार उड़ीसा वगैरह, है ना। तो यहाँ पर भी गरीबी है, लेकिन चूंकि यहाँ पे बोल रहे कि इन सब में से जो सबसे ज्यादा गरीब है उसको चुनने के लिए तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ को चुनना होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं अभी। ठीक है, अभी आप लोग को आगे पता चलेगा ना कि एक का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखा था, ऐसा क्वेश्चन जो पूछा गया सवाल है लेकिन ऑप्शन है ना उतना अच्छा नहीं दिया है, यानी कि ऑप्शन में हमको लगता थोड़ा मिस्टेक हुआ, अभी आपको पता चलेगा। ठीक, बताइए, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? किस क्षेत्र में दिखाई देती है भाई ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी? सेवा क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में या सार्वजनिक क्षेत्र में? ये प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि डिस्गास्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं, है ना। छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं, यानी कि वो जो छिपा हो, दिखने में लगेगा भाई रोजगार कर रहा है लेकिन छिपा हो। तो ये कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा? क्योंकि भाई वहां पे खेती है, खेती लोग कर रहे हैं, परिवार के सभी लोग एक ही खेत में, छोटा सा खेत में काम कर रहे हैं। अब उस खेत में 2 लोग काम करते तो भी काम चल जाता, लेकिन वहां 5 लोग काम कर रहे हैं, है ना।
तो हम लोग को लगेगा पांचों पांचों को रोजगार मिला हुआ, पांचों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो छिपी हुई बेरोजगारी। अगर हम उसमें से 3 लोगों को निकाल दे जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो भी उत्पादन उतना ही होगा जितना होना था। तो वो लोग 3 लोग फालतू में लगे हुए, तो इसलिए इसको हम लोग परछन बेरोजगारी यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी बोल देते हैं। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर, भारत किस वर्ग के देशों में आता है? निम्न आय, गरीबी, हाँ जी, इसी के बारे में मैं अभी बात कर रहा था, है ना। देखिए यहाँ पे भारत जो है ना किस वर्ग में आता है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए कैसा अजीब सा ऑप्शन है कि निम्न आय। भारत निम्न आय में तो नहीं आता, भारत है ना वो निम्न मध्यम आय वर्ग में आता है। ठीक, और यहाँ पर दिया हुआ निम्न, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद भारत गरीब तो बट उतना गरीब नहीं है ना, ये गरीब से थोड़ा सा ऊपर है। यहाँ पे गरीब कहने का मतलब पूरा गरीब यहाँ पे बता दिया जा रहा, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। उसके बाद है विकसित तो नहीं है। भारत को हम लोग विकासशील कह सकते हैं एक तरीके से, है ना, विकासशील। भाई विकास अभी कर रहे हैं हम लोग, विकासशील। फिर कम जनसंख्या, ये तो बिल्कुल नहीं, भारत में जनसंख्या की कमी ही नहीं है, ये तो नहीं होगी, है ना। तो अब इसमें से कौन सा है? ये ऑप्शन तो उतना सही सटीक मिल नहीं रहा। तो जब ऐसा है तो मैं मजबूरी में ये गरीब में ही टिक कर रहा होगा, है ना, क्योंकि भाई ऑप्शन यहाँ पे वैसा नहीं दिया। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे देना चाहिए था, ये निम्न आय वर्ग के जगह पे निम्न मध्यम आय वर्ग होना चाहिए था, या फिर गरीबी की जगह पे इसको डाल दिया जाता, है ना, या फिर विकास की जगह पे विकासशील हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। खैर, तो अभी हम लोग यहाँ पे गरीब में टिक कर देंगे, है ना, क्योंकि हम लोग उतना गरीब भी नहीं, क्योंकि हमारे पास यही मिशन मंगल वगैरह हम लोग करते हैं, हमारे पास इसरो है, काफ़ी हम लोग क्या है उतना गरीब तो नहीं है। तो ऑप्शन तो यहाँ पे उतना अच्छा दिया नहीं गया। तो उम्मीद करते हैं अगला बार ऐसा क्वेश्चन आए तो ऑप्शन थोड़ा ढंग का हो, है ना, जैसा हम लोग पढ़े किताब में जैसा है वैसा यहाँ ऑप्शन होना चाहिए, राइट। हालांकि निम्न आय वर्ग में भी यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ही थोड़ा सा इनप्रोप्रिएट है, तो कोई सा भी टिक कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को तो बिल्कुल टिक नहीं करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विकास विशालता को प्रदर्शित करता है? अर्थव्यवस्था की विशालता कैसे पता चलेगा कौन सा देश कितना बड़ा, किसकी अर्थव्यवस्था है? एक बोलते हैं ना अमेरिका का अर्थव्यवस्था कितना बड़ा है, एक बोलते हैं भारत की इकोनॉमी जो है अर्थव्यवस्था है वो विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। कैसे पता चलता है, किससे पता चलता है? सकल घरेलू उत्पाद से, विश्व व्यापार संगठन से, विश्व स्वास्थ्य संगठन से, विश्व बैंक से। कैसे पता चलता है? ऑफकोर्स ये सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी से पता चलता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से पता चलता है। जिसकी जीडीपी, जिस देश की जीडीपी जितनी ज़्यादा होगी उसका अर्थव्यवस्था उतना बड़ा होगा। जीडीपी से पता चलता है कि देश के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है, उत्पादन जितना देश के अंदर होगा उतना ज़्यादा देश का अर्थव्यवस्था बड़ा होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ पढ़ते हैं। पता है परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र के गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण हैं? ध्यान रहिए जो 3 क्षेत्र जो होते हैं ना, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अच्छा खासा क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाता है। प्राथमिक में आएगा ये, द्वितीय में आएगा, तृतीय में आएगा, इनमें से सभी किस में आएगा आखिर? परिवहन, भंडार, ध्यान रहे उत्पादन है ना इन दोनों में होता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। कृषि के अलावा मछली पालन या पशुपालन जो होता है ये भी किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है ना। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत भाई जितने भी उद्योग वगैरह हो गए, है ना, औद्योगिक उत्पादन, ये जो कच्चा माल यहीं से लेता है, प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेते हैं, है ना, और फिर ये नया वस्तु उत्पादन हो, यहाँ भी उत्पादन हो रहा है, यहाँ भी उत्पादन हो रहा है। तृतीय क्षेत्र में उत्पादन नहीं होता, ये सेवा क्षेत्र भी इसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवा, यहाँ पे कोई नया चीज का उत्पादन हो रहा है क्या? परिवहन यानी कि हम लोग जाते हैं गाड़ी वाड़ी से, तो वहाँ कोई नया चीज का उत्पादन नहीं होता, वो सेवा दे रहा है हमें। भंडारण यानी कि जो जमा करते हैं हम लोग सामान वगैरह इकट्ठा करते हैं ना, जैसे आलू हो गया तो उसको कोल्ड स्टोर में जाके वहाँ पे भंडार में जाके उसको जमा करते हैं। संचार, बातचीत, है ना, फोन सेवा वगैरह जो हो गया। बैंक सेवा, वहाँ पर जाते हैं, बैंक में पैसे की जरूरत पड़ती तो लोन लेते हैं, नहीं पड़ती तो पैसा अगर एक्स्ट्रा है तो वहाँ से जमा करते हैं। वहाँ पे एक्स्ट्रा वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा है, व्यापार में वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। तो तृतीय क्षेत्र ही ये जो यहाँ पे जितना भी दिया गया सब तृतीय क्षेत्र की गतिविधियाँ हैं।
ठीक, तो इन तीनों क्षेत्रों को पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ करके जाना है, अच्छे से समझ के जाना है, किसी तरीके से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा खासा इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन भी, है ना। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? देखिए इसका भी ऑप्शन थोड़ा सा उटपटांग सा दिया हुआ है ना। यहाँ पे बोल रहा है स्वैच्छिक बेरोजगारी, यानी अपनी इच्छा से कोई बेरोजगार है तो स्वैच्छिक, है ना। उसके बाद भाई अल्प बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या चक्रीय बेरोजगारी, कौन सा बेरोजगारी पाया जाता है कृषि क्षेत्र में? अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किया था, है ना, कि भाई यहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र के अंदर। अब छिपी हुई बेरोजगारी तो यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा, तो अपनी इच्छा से बेरोजगार तो इसमें कृषि क्षेत्र के अंदर तो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। अल्प बेरोजगारी कृषि क्षेत्र के अंदर भी पाई जाती है और जो औद्योगिक क्षेत्र है उधर भी पाई जाती है ना। तो अल्प बेरोजगारी सिर्फ कृषि क्षेत्र में नहीं पाई जाती बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है। और ये संरचनात्मक बेरोजगारी ये भी औद्योगिक क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है कम, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में ये ज़्यादा पाई जाती है। और ये चक्रीय बेरोजगारी तो बिल्कुल अलग ही चीज़ है, क्यों इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव पर ये डिपेंड करता है, तो ये अलग चीज़ है, ये भी नहीं है। तो चौथा और पहला तो बिल्कुल नहीं है। अब इन दोनों में से कौन सा टिक करना है? हालांकि इन दोनों में से भी कोई नहीं है, होना तो ये चाहिए, ऑप्शन यहाँ पे शायद नहीं दिया वो बोला, लेकिन अगर कभी ऐसा आ जाए तो आप लोग को अल्प बेरोजगारी पे टिक कर देना है ना। लेकिन आप ये भी करेंगे सर संरचनात्मक बेरोजगारी भी यहाँ पे। संरचनात्मक बेरोजगारी कहने का क्या मतलब हमें वैसा स्किल नहीं आता जिससे हमें डिमांड है। यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में अक्सर ये पाया जाता है कि भाई वहाँ पे जैसा जैसा टेक्नोलॉजी हम लोग को आना चाहिए, जो स्किल्स हमें आना चाहिए वो हमें नहीं आ रहा, इसकी वजह से हमें नौकरी नहीं मिल पाती, तब हम उसको बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। यानी कि ना अभी भी देखिए हमारे देश में क्या होता है, कंप्यूटर वगैरह का क्लासेस वगैरह आप देखते हैं तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि भाई सिखाया जा रहा है कि कंप्यूटर क्या है, कीबोर्ड क्या है ना, थ्योरी रटाया जाता है, प्रैक्टिकल जो स्किल्स है वो नहीं दिया जाता है, तब हम लोग को ये संरचनात्मक बेरोजगारी वहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अभी आप लोग को अल्प बेरोजगारी में टिक करना है, लेकिन इसका जो सही उत्तर होना चाहिए था छिपी हुई बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया ऑप्शन। ठीक है, तो ये था आपका आखिरी क्वेश्चन। तो अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि कितना क्वेश्चन आप लोग का सही है, कितने क्वेश्चन आप लोग सही टिक कर पाए। आप लोग को इसी से तो पता चलेगा कि भाई तैयारी कैसे चल रही है ना। तो इस तरीके के अगर और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग बताइए मुझे कमेंट में, मैं पढ़ूंगा सभी का। उसके अलावा ना आप लोग ये भी बताइए कि कौन सा टॉपिक पे आप लोग का छोटे छोटे जो वीडियोस है वो चाहिए, ताकि आप लोग को थोड़ा हेल्प मिल जाए और अच्छे से तैयारी करने में, है ना। मैं कोशिश करूँगा पूरा आसान भाषा में अच्छे से समझाने की। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और अंत में करना चाहूँगा एक और शायरी के साथ। बहुत सारे बच्चों का डिमांड आता है कि सर एक शायरी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक और शायरी। स्क्रीन के उस पार तुम, इस पार हम, मिलकर करेंगे मेहनत तो क्या है गम। ठीक है, स्क्रीन के उस पार तुम, इस पार हम, मिलकर करेंगे मेहनत तो क्या है गम। ज्ञान का ये सिलसिला चलता रहेगा, हर मुश्किल का हल निकलता रहेगा। जी हाँ, तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूँ। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तब तक रखिए अपना ख्याल, मैं मिलता हूँ।